कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर से होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द यूनाइटेड नेशंस के बारे में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड के अफेयर में बहुत ज्यादा रोल रहा है और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आज हम यूनाइटेड नेशंस को कंसेप्चुअली क्लियर करने वाले हैं कि यूनाइटेड नेशंस होता क्या है, इसके एम्स क्या होते हैं, इसके ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है और कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पेश आई जहां पर दुनिया के सारे ममालिक आके अपने मसाइल को डिस्कस करे, उनका हल तलाश करे। सो लेट्स डिस्कस यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, अगर हम यूनाइटेड नेशन के डिफिनीशन पर सीधा आ जाए तो यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन aims at maintaining peace and stability internationally। तो यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ग्लोबल डिप्लोमेटिक, ग्लोबल मीन्स यानी कि वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, जहां पर दुनिया के सारे कंट्रीज आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेटिक मीन्स के यहाँ पर जितने भी डिस्प्यूट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी अफेयर्स है, डिप्लोमेटिकली तौर पर इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा और डिप्लोमेटिकली तौर पर कंट्रीज एक दूसरे के साथ अपने अफेयर को सॉर्ट आउट करेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल मीन्स दैट इट विल सॉर्ट आउट द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम पॉलिटिकली, इट विल डील विद एवरी प्रॉब्लम पॉलिटिकली। कंट्रीज विल आल्सो डील विद ईच अदर पॉलिटिकली, दे विल सॉर्ट आउट देयर रिलेशंस politically within the regulatory spheres of UN and aims at maintaining peace and stability internationally. Aims at maintaining peace. The most important aim of United Nations is peace, maintaining peace and stability in the world. Where there is a conflict, where there is a problem arose, where there is a war between countries, United Nations will intervene and its main aim will be to maintain peace and stability between the parties. So यूनाइटेड नेशंस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्या होता है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री पर चले जाए कि यूनाइटेड नेशंस बनने की जरूरत क्यों पेश आई, व्हाई वर्ल्ड फेल्ड द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस। सो बिफोर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, लीग ऑफ नेशंस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज क्रिएटेड इन 1999। सो लीग ऑफ नेशन पीस और स्टेबिलिटी की एम्स के तौर पर ही बनाया गया था। सेम इसके एम्स थे, सेम ऑब्जेक्टिव्स थे जिस तरह के यूनाइटेड नेशंस के है। बट लीग ऑफ नेशन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हैपनिंग में नाकाम रहा। यानी कि इस पीस और स्टेबिलिटी की एम्स के लिए ही बनाया गया था, लेकिन वो अपने मकासद यानी कि पीस को मेंटेन करने में और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में फेल हो गया और वर्ल्ड वॉर टू हैपन हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर टू हैपन हो गया, सो देयर वाज chaos, destruction in every corner of the world. Nations were ruined, and because of this, nations were in seek of stability, peace, and tranquility. And for that purpose, 50 countries gathered in San Francisco on June 26, 1945, and signed a charter named the UN Charter. सो ये फर्स्ट चार्टर था यूनाइटेड नेशंस बनने का। इसके बाद जब ये चार्टर साइन हुआ तो इस चार्टर को एज ए ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया और वो ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन केम इनटू बीइंग। इन 50 कंट्रीज में पोलैंड ने इस चार्टर को बाद में साइन किया था और बाद में फिर ज्वाइन किया था। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स पर आ जाए तो ओरिजिनली इसके 51 मेंबर थे, यानी कि 50 जिसने फर्स्ट साइन किया था और बाद में पोलैंड ने भी साइन किया था, 51 हो गए थे। लेकिन प्रेजेंटली जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है वो 193 कंट्रीज है। और रिसेंटली साउथ सुडान यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था, जिसने 2011 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी सुडान से। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर को देखें तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस के एम्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका एम है, जिस तरह के हमने पहले बताया कि मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, इसका एम है इंटरनेशनली, यानी कि ग्लोबल लेवल पर जहां पर भी डिस्प्यूट हो, जहां पर वार हो, यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको पीसफुली सॉर्ट आउट करे। दूसरा इसका एम है ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, कि वो वर्ल्ड में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, यानी कि कंट्रीज को इकोनॉमिकली, यानी कि बजाय वार और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाने के वो कंट्रीज को ट्रेड कॉमर्स पर फोकस करने की तलकीन करे और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करे थ्रू डिफरेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह के यूनिसेफ हो गई, यूएनएचसीआर हो गई और इसके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल काम करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। जहाँ पर डिजास्टर और क्राइसिस आ जाते हैं तो इनके ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर जाके सोशली कंट्रीब्यूट करते हैं।
इसके अलावा इसका थर्ड एम टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स, कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो वहां पर उसको पॉइंट आउट करे, उन कंट्रीज को पॉइंट आउट करे, उन वायलेशन को पॉइंट आउट करे, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी वायलेशन हो, इसकी लिबर्टी वायलेशन हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन हो, तो इसको प्रमोट करे। फोर्थ, इसका एम टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस, means that United Nations will work to promote friendly relations among countries of the world so that to avoid conflict and wars and maintain peace and stability. Fourth, इसका aim to provide humanitarian aid and support in times of crisis and disasters. जिस तरह के हमने देखा है कि जहाँ पर अर्थक्वेक अकर हो जाती है, जहाँ पर फ्लड्स आ जाती है, जहाँ पर और क्राइसिस का सामना पेश होता है कंट्रीज को, तो यूनाइटेड नेशंस उन कंट्रीज को हेल्प करता है, उनको एड देता है, ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, उनको सपोर्ट करता है उन डिजास्टर से बचाने में। जिस तरह के अगर हम 2010 के पाकिस्तान में फ्लड की एग्जांपल ले ले या 2005 में अर्थक्वेक की एग्जांपल ले ले, तो यूनाइटेड नेशन से वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड और सपोर्ट भेजा था पाकिस्तान में। इस तरह दुनिया के और कंट्रीज में यूनाइटेड नेशंस अपनी एड भेज देता है, और प्रेजेंटली अफ्रीकन जो बैकवर्ड कंट्रीज है उनमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की एड की। नाउ फ्रेंड्स, इफ वी कम टू द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, देन वी हैव 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द फर्स्ट इज जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में सारे कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि सारे कंट्रीज इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसकी मीटिंग सितंबर में ईच ईयर होती है न्यूयॉर्क यूएसए में, और ये हर ईयर जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करता है, यानी कि जनरल असेंबली का एक खास प्रेसिडेंट होता है और हर साल उसको सेलेक्ट किया जाता है। जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की मैन डिलिब्रेटिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जहाँ पर पॉलिसीज बनाए जाते हैं, जिस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं, जिस तरह के इश्यूज या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशंस को, तो वहां पर उन पर कंटेम्पलेशन की जाती है, उनको डिलिब्रेट किया जाता है और फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। और अगर कोई नया मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनना चाहे तो जनरल असेंबली में इस पर डिस्कशन की जाती है और सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से उसको अप्रूव किया जाता है। डिसीजन मेकिंग इन जनरल असेंबली के डिसीजन किस तरह लिए जाते हैं जनरल असेंबली के अंदर, तो 2/3 मेजॉरिटी डिसीजन के लिए जरूरी होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं पीस के, वार के, बजटरी के, सिक्योरिटी के या एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स के, तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। लेकिन और दूसरी टाइप की डिसीजन इसमें सिंपल मेजॉरिटी से होती है, जो कि दूसरे डिसीजन के लिए होती है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट को देखें हम जनरल असेंबली की, तो हर साल उसकी फर्स्ट सीट चेंज होती है। जो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की 74th सेशन में युगांडा ने इसकी फर्स्ट सीट को ऑक्युपाई किया था। और अगर हम यूनाइटेड नेशन के फर्स्ट मीटिंग की बात करें तो वेस्टमिनिस्टर हॉल लंदन में इसकी फर्स्ट मीटिंग हो गई थी, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। प्रेजेंटली इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। सेकेंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल है। सिक्योरिटी काउंसिल है 15 members in which 5 permanent members and 10 non-permanent members we have. In the 5 permanent members we have UK, USA, Russia, China and France. और दूसरे जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल looks and determines if a threat exists and encourages the parties to settle it peacefully. अब दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल की बात तो हमने की। तीसरा इसका ऑर्गन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गन है which makes policies and recommendations regarding economic, social and environmental issues. यानी कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक्स को प्रमोट करना होता है, ट्रेड को प्रमोट करना होता है, कॉमर्स को प्रमोट करना होता है कंट्रीज में, और सोशल डीलिंग को प्रमोट करना होता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज, जहाँ पर भी इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, रिसेंटली हम देख रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इन चीजों को डील करता है, इन चीजों को देखता है, इनको प्रमोट करता है। इसकी अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 193 कंट्रीज में 54 मेंबर्स होते हैं इसके, जिसका सिलेक्शन 3 इयर्स के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम यूनाइटेड नेशंस के छोटे ऑर्गन की बात करें तो वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक्चुअली वाज मेड फॉर द सुपरविजन ऑफ द 11 ट्रस्ट टेरिटरीज that were placed under the management of 7 states. But later by 1994 all these territories got independence and the body was suspended. So nowadays trusteeship council has no role in United Nations.
अगर हम यूनाइटेड नेशंस की 5th ऑर्गन की बात करें तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसको आगे हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटलिंग लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द स्टेट्स एंड आंसरिंग क्वेश्चन इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। यानी कि जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको देखता है और उन डिस्प्यूट्स को, उन प्रॉब्लम्स को जो स्टेट्स उनको सेंड आउट करते हैं, जो स्टेट्स उनको सबमिट करते हैं और वहां पर जाके इनके फैसले किए जाते हैं। अगर हम 6th ऑर्गन की बात करें यूनाइटेड नेशंस की, वो सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल पर कंप्राइज होता है और इसके जो अदर स्टाफ्स होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं, उन पर कंप्राइज होता है। यानी कि अगर हम प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो एंटोनियो गुतेरेस है यूनाइटेड नेशंस का, तो ये सेक्रेटेरिएट इस पर मुश्तमिल होता है और उनके अदर स्टाफ जो कि कैरी आउट करते हैं डेली ड्यूटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कि जो डेली एक्टिविटीज होती है यूनाइटेड नेशंस की, यानी कि पीस मिशंस है यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ कंट्रीज में और इकोनॉमिक एंड सोशल इसके ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पर उनके ड्यूटीज होते हैं इन स्टाफ मेंबर्स के। तो ये थी हमारे साथ यूनाइटेड नेशंस। आई होप गाइस कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।